हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, ये वीडियो आपकी BHDAE 182 का पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस और भी अपलोड किए हुए हैं जो कि आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। बाकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है इस पेपर की। मेरे कुछ पुराने वीडियोस भी हैं जो मैंने जून सेशन में बनाए थे। तो अगर आपने अभी तक वो सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो आपको वो सारे वीडियोस ज़रूर देखने चाहिए। इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसकी कंप्लीट जो प्लेलिस्ट है ना उसका लिंक दे दूंगी। अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिलती है तो नीचे बस एक कमेंट डाल देना, क्या BHDAE 182 प्लेलिस्ट, ठीक है, इस तरीके से कमेंट डाल देना तो मैं आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक कॉपी पेस्ट कर दूंगी। ओके। और अगर अभी तक आपने इसका जो गेस्ट पेपर है यानी कि हिंदी भाषा और संप्रेषण का गेस्ट पेपर नहीं खरीदा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी, और या फिर आप डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है shop.hindustanknowledge.com और इस वेबसाइट से आप अपना गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो बाय पेइंग ₹49 फॉर द सब्जेक्ट। ओके। अब चलते हैं गाइज हमारे पहले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन में आपको बताना है कि व्यंजन का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के भेदों का परिचय दीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप बताएंगे कि जो आपका व्यंजन है आखिरकार ये व्यंजन क्या होता है। तो हिंदी भाषा में व्यंजन वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में कहीं ना कहीं स्वर यंत्र, जीभ, दांत, होठ या तालु आदि अंगों में रुकावट उत्पन्न होती है। यानी जब हवा का प्रभाव बिना बाधा के निकलता है तो स्वर बनते हैं। जब हमारे स्वर बन रहे हैं तो हवा जो है बिना बाधा के, जैसे आ, ई, ऊ, तो यहाँ पे हवा का जो प्रवाह है बिना बाधा के निकल रहा है तो ये हमारे स्वर बन जाते हैं। लेकिन व्यंजनों की अगर मैं बात करूं तो व्यंजन में वो हमारे अंग का स्पर्श जरूर होता है, जैसे कि तालु का, ठीक है। अलग अलग उच्चारण स्थान के बारे में भी हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण के लिए का, ख, ग, चा, टा, इसमें क्या हो रहा है, हमारा स्पर्श हो रहा है ना, ये सभी व्यंजन है। यह ध्वनियां बिना किसी स्वर के उच्चारित नहीं हो सकती, इसलिए इन्हें स्वर के साथ मिलकर बोलना पड़ता है। जैसे क को अकेले नहीं बोला जा सकता, क में हमें अ जोड़ना पड़ता है, जैसा स्वर जोड़कर बोलते हैं, ठीक है। अब उच्चारण के स्थान पे पूछा हुआ है तो उच्चारण के हमारे मुख्य 5 स्थान माने जाते हैं। जब हम कोई व्यंजन बोलते हैं तो हमारी जीभ, तालु, दांत, होठ या कंठ जैसे स्थान सक्रिय होते हैं। इन्हीं स्थानों को उच्चारण स्थान कहा जाता है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो मेरे दांत सक्रिय हैं, होठ सक्रिय, मेरा गला सक्रिय है। तो जिस स्थान पर ध्वनि बनती है उसी के आधार पर व्यंजनों के भेद किए जाते हैं। हमारे 5 उच्चारण वाले स्थान हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ठीक है। हमारे 5 गाइस उच्चारण के स्थान हैं। तो सबसे पहले हमारे होते हैं कंठ्य व्यंजन। जो ध्वनियां हमारे गले से निकलती हैं ये कंठ्य व्यंजन कहलाते हैं, जैसे कि का, खा, ग, घ। ये ध्वनियां बोलते समय सबसे ज्यादा मेरा गला सक्रिय है तो ये मेरे कंठ्य व्यंजन हो जाते हैं। तालव्य व्यंजनों में जो ध्वनियां हैं वो मेरे तालु से बन रही हैं तो उन्हें तालव्य व्यंजन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि च, छ, ज, झ, इया। तो इन्हें बोलते समय जीभ का अगला भाग तालु को छू रहा है या उसके निकट आ रहा है, जैसे कि चा, छा, ठीक है, तालु को छू रहा है बोलते हुए। जब आप उसको बोल के देखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। मूर्धन्य व्यंजन, जो ध्वनियां मूर्धा यानी कि जीभ का ऊपरी घुमावदार जो भाग होता है मूर्धा से बनती हैं वे मूर्धन्य है, ठीक है। जैसे कि ट, ठ बोलते समय जो जीभ है वो हमारे ऊपरी भाग को छू रही है, ड, ठीक है। उन्हें बोलते समय जीभ पीछे की ओर मुड़कर ऊपर टच हो रही है, ये हमारे मूर्धन्य व्यंजन है। फिर हमारे दंत व्यंजन यानी कि दांतों से बनती हैं, उसमें हमारे दांत सक्रिय रहते हैं, ता, था, दा, धा, ना। इनका उच्चारण करते समय जीभ हमारे दांतों को छू रही है तो ये हमारे दंत व्यंजन कहलाएंगे। ओष्ठ्य व्यंजन में हमारे होठों से बनते हैं वो, जैसे कि प, फ, ब, भ। इन्हें बोलते समय हमारे दोनों होठ सक्रिय हैं, इसी वजह से इन्हें ओष्ठ्य व्यंजन कहते हैं। कुछ अन्य सहायक वर्ग भी होते हैं। तो
कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जिनका निर्माण दो स्थानों की सहायता से होता है, जैसे कि य, र, ल, व। ठीक है, इसमें हमारे कई जो अंग हैं वो सक्रिय हैं, ऊष्म होते हैं श वाले। निष्कर्ष क्या लिखोगे आप इसमें? तो इस प्रकार व्यंजन वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में वाणी अंगों में रुकावट पैदा होती है। हिंदी व्यंजन उच्चारण स्थान के आधार पर मुख्यतः 5 वर्गों में बांटे जाते हैं। इस वर्गीकरण से हमें ध्वनियों को समझने और सही उच्चारण करने में सहायता मिलती है। अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको अव्यय यानी कि अविकारी शब्द और उनके प्रभावों के बारे में प्रकारों के बारे में बताना है। समझते हैं विकारी और अविकारी क्या होता है। हिंदी व्याकरण के जो शब्द हैं उसको मैं 2 भागों में बांटूंगी। ठीक है, कौन कौन से 2 भागों में बांटूंगी गाइस? एक मेरा हो जाएगा विकारी और दूसरा हो जाएगा मेरा अविकारी। विकारी जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल के अनुसार बदलाव नहीं होता वो अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है, मतलब कि लिंग वगैरह के आधार पे उसमें बदलाव नहीं हो रहा है। ये अर्थात अव्यय वे शब्द हैं जिनका रूप कभी नहीं बदलता, चाहे वो किसी भी स्थिति में आए, जैसे कि बहुत, आज, इसलिए, अरे, जल्दी। ये सारे ऐसे शब्द हैं जो एज इट इज रहते हैं। अव्यय वाक्य को स्पष्ट, प्रभावशाली और अर्थपूर्ण बनाने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके मुख्य प्रकार इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम क्रिया विशेषणों को समझेंगे। तो ये वे अव्यय हैं जो क्रिया विशेषण या किसी अन्य क्रिया विशेषण के अर्थ को स्पष्ट करते हैं। उदाहरण आपको दे रखा है जल्दी, धीरे वगैरह। तो जैसे एक सेंटेंस है, वह जल्दी चला गया, वह जल्दी चला गया, तो यहाँ पे जल्दी हमारा क्या हो गया? अव्यय हो जाता है। तो क्रिया विशेषण भी कई प्रकार के हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, मात्रावाचक, निषेधवाचक। तो आपके एक तो हो गए क्रिया विशेषण, दूसरे हो गए आपके संबंध दर्शाने वाले, जैसे कि वह घर के अंदर गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? संबंध को दर्शाया जा रहा है। तो ये वे अव्यय हैं जो 2 शब्दों के बीच संबंध को बताते हैं। तो दूसरे आपके हो गए संबंध सूचक अव्यय। ठीक है गाइस, एक और बार दोबारा से बता देती हूँ कि पूरी जो प्लेलिस्ट है ना इसकी वो ज़रूर देख लो, क्योंकि मेरी पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट में ऑलमोस्ट आपका 50 से 60% तक आपका सिलेबस उसके अंदर आपका कवर हो रखा है। ठीक है, तो कंप्लीट प्लेलिस्ट ज़रूर देखो। लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का मैं अटैच कर दूंगी या फिर कमेंट करके पिन कर दूंगी। ठीक है, पिन्ड कमेंट में आप चेक कर लेना प्लेलिस्ट का लिंक। और अगर अभी तक आप हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल्स पे नहीं जुड़े हो तो ज़रूर हमारे साथ जुड़ो, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियोस आएंगे तो आपको उनके बारे में पता चलता रहेगा। संयोजक अव्यय होते हैं, तो ये वाक्य या शब्दों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं जाऊंगा लेकिन वह नहीं जाएगा। संयोजक वाले क्या कर रहे हैं? 2 वाक्यों को जोड़ रहे हैं। विस्मयी बोधक में आपको ये विस्मय वाला जो आपका साइन होता है ये दिख जाता है, जैसे कि जो हमारी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, अरे, ओह, वाह। ठीक है, ये सब क्या कर रहे हैं? हमारी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। तो ये हो जाएंगे हमारे विस्मयादि बोधक अव्यय। ओके, एक सेकेंड। ओके, एक होते हैं क्या आपके निपात। तो निपात क्या है? ये छोटे छोटे अव्यय होते हैं जो विशेष अर्थ या बल देने के लिए प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, वह ही तुम्हारा दोस्त है, मतलब कि बल दिया मैंने उसमें। अगर मैं सिंपली बोल दूं कि वह तुम्हारा दोस्त है, पर अगर मैं ऐड कर रही हूँ, कह रही हूँ कि वह ही तुम्हारा दोस्त है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ? बल दे रही हूँ, उस चीज़ पे जोर कस रही हूँ। समझ रहे हो? तो ये आपके निपात हो जाते हैं। अव्यय ऐसे शब्द हैं जिनका रूप नहीं बदलता। निष्कर्ष में सिंपली बता देंगे कि अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जिनका रूप नहीं बदलता। वाक्य में इन्हें जहां भी रखा जाए ये हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। भाषा को स्पष्ट बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं, प्रभावी बनाते हैं। क्रिया विशेषण, संयोजक, विस्मयादि बोधक, ये सारे अव्यय के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको श्रवण कौशल को समझाना है कि श्रवण कौशल का क्या अर्थ होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रवण कौशल का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बातों को ध्यान से सुनना, समझना और महसूस करना और सही तरीके से प्रतिक्रिया देना। यह केवल शब्दों को कानों से सुनने का काम नहीं है, बल्कि उन शब्दों के पीछे छिपे अर्थ, भावनाएं और संदेश को समझना भी श्रवण कौशल का हिस्सा होता है। कि केवल सुनना ही काफ़ी नहीं है, उसके पीछे जो संदेश है उसको भी समझना है।
किसी भी बातचीत को सफल बनाने में श्रवण कौशल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम अच्छे से सुनते हैं तो हम सामने वाले व्यक्ति की बात को पूरी तरह से समझ पाते हैं और गलतफहमी की संभावना कम हो जाती है। इसलिए परिवार, स्कूल, नौकरी, हर क्षेत्र में श्रवण कौशल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर मैं इसके मुख्य भागों की बात करूं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है इसमें कि हमें ध्यानपूर्वक सुनना है, भटकना नहीं है। दूसरी चीज़ होती है समझना कि उसके पीछे जो छिपा हुआ अर्थ है मैं उसको समझूं, उसकी भावनाओं को, उस व्यक्ति के भाव को समझूं, उतार चढ़ाव को समझूं। इससे पता चलता है कि वह खुशी है, दुखी में है या चिंतित है, और फिर प्रतिक्रिया भी दूं। ठीक है, जब मैंने उसकी बात सुनी है तो उस पर मुझे प्रतिक्रिया भी ज़रूर देनी है। अच्छे श्रवण कौशल के लाभ क्या क्या होते हैं? अगर हमारा श्रवण कौशल अच्छा है तो आप उसकी बात को बेहतर समझ पाओगे, आपका जो संबंध है उसके साथ काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, काम में सुधार होगा क्योंकि आपने एक बार सुन लिया, आप उसको समझ गए तो आप काम अच्छा करोगे और समस्या के जो समाधान है वो भी अच्छे होंगे। अच्छा श्रोता कैसे बनते हैं? अच्छा श्रोता बनने के लिए क्या करना है कि जो सामने वाला व्यक्ति जब बोल रहा है तो उसको कभी बीच में मत रोको, उसके साथ आंखों से संपर्क बना के रखो, धैर्य रखो, जल्दी से किसी भी निष्कर्ष पे मत पहुंचो और आवश्यक हो तो प्रश्न पूछें ताकि बात और स्पष्ट हो सके। बोलने वाले की भावनाओं का भी आपको सम्मान करना है। तो श्रवण कौशल एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है जो हमें बेहतर संवाद, अच्छे संबंध और सफल जीवन की ओर ले जाता है। इसे अभ्यास और धैर्य द्वारा आसानी से विकसित किया जा सकता है। सो गाइज, ये मेरा पार्ट 3 वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। मेरी कंप्लीट प्लेलिस्ट को देखना बिल्कुल मत भूलना, लिंक आपको पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। उसके अलावा हमारे साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ो और जो हमारा चैनल है स्कॉलरली माइंड्स, इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना अगर आप एक इग्नू के स्टूडेंट हैं तो।